पेटीएम के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय शेखर शर्मा पड़ चुके हैं बहुत बड़ी मुसीबत में, क्योंकि आरबीआई ने पेटीएम बैंक की सर्विसेज पर बैन लगा दिया है। पेटीएम बैंक अब अपने कस्टमर्स को इंक्रीमेंटल सर्विसेज ऑफर नहीं कर सकता है, ऐसा आरबीआई का अपने रीसेंट ऑर्डर में कहना है। फिर क्या वो वजह है जिसकी वजह से पेटीएम जो इतना बड़ा ब्रांड बन गया था, विजय शेखर शर्मा जो फिनटेक के लीडर बन गए थे, जो एक पोस्टर बॉय की इमेज रखते थे, क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से पेटीएम बैंक्स पर बैन लगा दिया गया। पेटीएम जिसकी शुरुआत एक रिचार्ज प्लेटफॉर्म से हुई थी, लोग अपने फोन को पेटीएम के थ्रू डायरेक्टली रिचार्ज कर सकते थे। यहाँ पर पेटीएम ने अपना वॉलेट भी ऐड किया था। वॉलेट में अगर कस्टमर कुछ अमाउंट ऐड कर लेता था तो उसे बार बार लॉगिन और ओटीपी की भी जरूरत नहीं पड़ती थी और वो अपने वॉलेट से डायरेक्टली कुछ ही सेकेंड्स में अपने फोन को रिचार्ज कर लिया करता था। क्योंकि पेटीएम के इंट्रोड्यूस होने के पहले कस्टमर्स को अपना रिचार्ज करने के लिए अपने लोकल रिटेलर्स के पास जाना पड़ता था और वो उनको उनके फ़ोन को रिचार्ज करके दिया करते थे, लेकिन पेटीएम ने इस काम को काफ़ी आसान बनाया। इस वजह से पेटीएम की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी। धीरे धीरे पेटीएम अपने आप को ग्रो करने के लिए काम करता रहा और फाइनली पेटीएम के ओनर विजय शेखर शर्मा की जब 2014 में जैक मा से मुलाकात होती है, जैक मा इनके विजन से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंट हुए, इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने 25% शेयर में अपनी इन्वेस्टमेंट पेटीएम के लिए दी। अब इसी तरह धीरे धीरे पेटीएम ग्रो करता गया और पेटीएम की मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा बूम आया साल 2016 में नोटबंदी के टाइम पर, जब लोगों के पास सिवाय पेटीएम करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि लोगों के पास कैश नहीं होता था और एटीएम में कैश अवेलेबल भी नहीं होता था। पेटीएम ने इस रेवोल्यूशन का, इस चेंज का फ़ायदा उठाया और खुद को इस रेवोल्यूशन से लिंक करके प्रमोट किया और यहाँ पर एटीएम की जगह पेटीएम करने का एडवर्टीजमेंट दिया। पेटीएम के इस पीरियड में ग्रोथ भी बहुत हुई, लेकिन साथ ही साथ और भी कॉम्पिटिटर जैसे फोन पे, भारत पे ये भी आने लगे। लेकिन यहाँ पर पेटीएम ने वापस से बाउंस बैक किया और अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ते हुए कुछ नए फीचर्स ऐड किए, जैसे उन्होंने साउंड बॉक्स जो अपने मर्चेंट्स को देते थे कि मर्चेंट्स को अपनी पेमेंट को ट्रैक करने में आसानी हो सके। इसके अलावा पेटीएम ने यूपीआई भी इंट्रोड्यूस किया और धीरे धीरे पेटीएम ग्रो करता रहा। साल 2015 में पेटीएम अप्लाई करता है पेमेंट बैंक के लाइसेंस के लिए। पेमेंट बैंक गवर्नमेंट ने रघुराम राजन, जो हमारे फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, उनकी सजेशन पे इंट्रोड्यूस किए थे, क्योंकि रघुराम राजन का ये कहना था कि बैंक्स हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसके लिए छोटे छोटे ऐसे मर्चेंट की ज़रूरत है जो लोकल पीपल की इस फिनेंस से रिलेटेड, इस बैंकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। यहाँ पर उन्होंने एक कंसेप्ट दिया पेमेंट बैंक का। अब ये जो पेमेंट बैंक होते हैं ये फुल फ्लेज बैंक नहीं होते हैं। इनकी लिमिटेशन ये होती है कि ये 1 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, ये लोन नहीं दे सकते हैं, ये क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं। यह वहीं पर जो फुल फ्लेजेड बैंक होते हैं जैसे एसबीआई, पीएनबी और भी जो बैंक्स आपके आसपास दिखाई देते हैं, वो एक फुल फ्लेज बैंक होते हैं, वो लोन भी दे सकते हैं, उनमें आप अनलिमिटेड अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, वो क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं। पेमेंट बैंक्स को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का कंसेप्ट बस सिर्फ इतना था क्योंकि ये पेमेंट बैंक रिमोट एरियाज में भी इजीली रीचेबल है। अब यहाँ पर साल 2015 में जब पेटीएम अपने पेमेंट बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, साल 2017 में ये अप्रूव भी हो जाता है और पेटीएम को पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिल जाता है। अब साल आ जाता है 2018। साल 2018 के जून में ही आरबीआई ये फाइंड आउट करता है कि पेटीएम बैंकिंग लाइसेंस के बहुत सारे नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे कि ना तो वो डे एंड बैलेंस मेंटेन करता था, ना ही उसके कस्टमर्स की केवाईसी दी गई थी। यहाँ तक कि ये भी देखा गया कि एक पैन नंबर पे थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट अटैच थे। अब आप सोचो कि एक पैन नंबर पर अगर कई सारे अकाउंट अटैच होंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसकी इनकम कहाँ आ रही है और किस अकाउंट पर किसकी इनकम आ रही है और कितनी आ रही है और उसको कैसे ट्रैक किया जाएगा। यहाँ पर आरबीआई ने पेटीएम को अपनी बैंकिंग सर्विसेज स्टॉप करने के लिए कहा और कोई भी नया कस्टमर लेने से मना किया। पेटीएम ने दिसंबर 2018 में आरबीआई को ये अश्योरेंस दिया कि ये जो भी लूप होल आरबीआई ने देखे हैं उनको फाइंड आउट करेगा और उनको रेक्टिफाई करने की पेटीएम बिल्कुल पूरी कोशिश करेगा और इनको रेक्टिफाई कर देगा। अब यहाँ से आरबीआई फिर से अश्योर हो जाता है, लेकिन साल 2021 में वापस से आरबीआई को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है
कि पेटीएम ने जितनी भी आरबीआई में अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट की है सारी की सारी गलत। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को हायर वैल्यू पे स्टॉक दिए गए हैं और कस्टमर को बिना उनकी इंफॉर्मेशन के ही उनके अकाउंट खोले गए हैं। मतलब कहने का ये है कि जिसका भी पेटीएम बैंक में अकाउंट खोला गया है उसको ये पता ही नहीं कि एक्चुअली यहाँ पर कोई अकाउंट मेरा पेटीएम बैंक में मौजूद है। अब जब यहाँ पर अननोइंगली अकाउंट खोले गए तो उनका केवाईसी करना पेटीएम के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। यहाँ पर एक ही पैन कार्ड से थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट अटैच पाए गए। आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर 2021 में 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि आरबीआई केवाईसी को लेकर के इतना ज़्यादा अवेयर क्यों और इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्यों है, क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज जो होती हैं वो सेंसिटिव सर्विसेज होती हैं, क्योंकि ये लोगों के पैसों से रिलेटेड मामला होता है। लोगों की मेहनत की कमाई लोग विश्वास के साथ बैंक में जमा करते हैं। तो ये बात का ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा अकाउंट किससे लिंक्ड है और ये अकाउंट किसको बिलोंग करता है। और अगर दो अकाउंट्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है और अगर किसी भी तरह की मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस अकाउंट को ट्रैक किया जा सके। उस अकाउंट को ट्रैक किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ केवाईसी के थ्रू। और अगर ये केवाईसी ही नहीं प्रॉपर तरीके से की जाएगी तो किस तरह से आप उन अकाउंट को ट्रेस कर पाओगे जिनके जो आपके बैंक में मौजूद है। इसलिए केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मार्च 2022 में वापस से आरबीआई को पेटीएम में होने वाली नॉन कंप्लायंस एक्टिविटीज के बारे में पता चलता है और ये मामला जुड़ा था साइबर सिक्योरिटी से, क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव डेटा को ओन करती हैं। जब ये सेंसिटिव डेटा को ओन करती हैं तो इनके सर्वर्स, इनके डेटा किसी भी दूसरी कंपनी से शेयर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर ये पाया गया तो पेटीएम का सर्वर है वो पेटीएम की दूसरी सब्सिडरी कंपनी से भी शेयर हो रहा है। अब अगर सर्वर शेयर हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि डेटा भी शेयर ही हो रहा होगा। तो यहाँ पर कस्टमर का डेटा जो दूसरी कंपनीज में जा रहा है, जो दूसरी सब्सिडरी कंपनीज में जा रहा है, यहाँ पर जो पेटीएम बैंक का डेटा, जो उनके कस्टमर का डेटा है, वो दूसरी सब्सिडरी कंपनीज के साथ भी शेयर कर रहा है। ये आरबीआई के बैंकिंग नॉर्म्स के बिल्कुल खिलाफ है। यहाँ पर पेटीएम बैंक में ये भी पाया गया कि कुछ प्रमोटर्स चाइनीज भी हैं। अब जब यहाँ पर पेटीएम बैंक में चाइनीज प्रमोटर होने की बात सामने आती है तो यहीं पर ईडी एक्टिवेट हो जाती है और ईडी ने 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के सस्पेशन के चलते पेटीएम के प्रीमाइसेस को रेड भी किया था। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला सच में सामने नहीं आया, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है। ना तो आपने प्रॉपर तरीके से अपने अकाउंट्स में केवाईसी किया हुआ है, दूसरी तरफ आप बैंकिंग का सर्वर दूसरी कंपनीज के साथ शेयर कर रहे हैं जहां पर एक सेंसिटिव डेटा मौजूद होता है। और अगर आप अपने अकाउंट्स को ट्रैक नहीं कर पा रहे तो क्या गारंटी है कि उन अकाउंट्स पे आने वाला पैसा इलीगल नहीं है, क्योंकि हमेशा जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऐसे ही अकाउंट्स को फाइंड आउट करती हैं जो डोरमेंट है या फिर जिनका कोई ओनर नहीं है या जिनके ओनर को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आपने जामतारा सीरीज़ में देखा होगा कि जब जामतारा से फ्रॉडस्टर्स किसी भी तरह का फिनेंशियल फ्रॉड करते थे तो वो ऐसे अकाउंट्स को टारगेट करते थे जो बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुए हैं। अब जाहिर सी बात है जब पेटीएम में कस्टमर को पता ही नहीं है कि मेरा पेटीएम बैंक अकाउंट खुला भी हुआ है तो वो अपने अकाउंट को क्या ही यूज़ करेगा, तो जाहिर सी बात है वो डोरमेंट ही होना है और ये इलीगल एक्टिविटी का बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है। अब आरबीआई ने 2022 मार्च में पेटीएम को नए कस्टमर लेने से बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया। साल 2023 के अक्टूबर में वापस से पेटीएम को नॉन कंप्लायंस के लिए आरबीआई 5.3 करोड़ का फाइन लगाती है। अब आप देखो कि ये पेटीएम बैंक जब से खुले हैं पेटीएम बार बार आरबीआई के बैंकिंग नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है। पेटीएम के ओनर, पेटीएम के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय शेखर शर्मा जो एक अच्छा खासा शेयर पेटीएम बैंक्स में रखते हैं, या तो वो खुद को अबव द लॉ समझते हैं या तो फिर उनको ये लगता है कि लॉ के लूप होल से बच करके वो आराम से निकल जाएंगे। लेकिन बैंकिंग नॉर्म्स में आरबीआई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। बैंकिंग के नॉर्म्स अगर फॉलो नहीं किए जाते हैं तो आरबीआई किसी भी वेल स्टैब्लिश्ड बैंक का लाइसेंस कैंसिल करने की पूरी पावर रखती है। अक्टूबर 2023 में 5.3 करोड़ का जो फाइन पेटीएम पर आरबीआई ने लगाया तो वो वापस से उन्हीं एक्टिविटीज, उनके केवाईसी फेल हो रहे थे, उनके पैन कार्ड जो अलग अलग अकाउंट से अटैच थे वो वेरीफाई नहीं थे, बहुत सारे फाउल अकाउंट मिले थे। यहाँ पर भी पेटीएम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई भी चिंता नहीं थी इस बात की। उनको शायद ये लगता था कि वो कोई ना कोई एस्केप रूट निकाल करके यहाँ से इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे, जिस तरह से वो पहले
बाहर आते रहे। सब नॉन कंप्लायंस के चलते 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने पेटीएम पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए पेटीएम बैंक्स पर अब यहाँ पर पेटीएम बैंक्स में कोई भी नए कस्टमर का अकाउंट नहीं खोले जा सकते हैं। ना तो ये किसी तरह का डेबिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना तो ये किसी तरह का क्रेडिट दे सकते हैं। बस जो कस्टमर के वॉलेट में, पेटीएम वॉलेट में मौजूद जो पैसे हैं वो कस्टमर खर्च कर सकता है जब तक कि वो डिप्लीट नहीं हो जाता है। लेकिन 29 फरवरी के बाद इसमें और पैसे ऐड नहीं किए जा सकते हैं। मतलब कि इस पेटीएम वॉलेट की जो फिजिबिलिटी है, जो पैसे ऐड करके कस्टमर उसमें से खर्च करता है, वो खत्म हो जाने वाला है। इसका मतलब ये है कि वॉलेट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अगर उसमें पैसे ऐड नहीं किए जा सकते हैं तो उस वॉलेट की कोई वैल्यू भी नहीं रह जाती है। उसमें जितना भी कस्टमर का मनी इन्वॉल्व है उसको वो कस्टमर खर्च कर सकता है। यहाँ पर पेटीएम बैंक की जितनी फैसिलिटीज़ है वो सारी तो ऑफ हो गई हैं, लेकिन अगर कोई गोल्ड स्कीम ले रखी है, कोई म्यूचुअल फंड ले रखा है तो उसको कोई नुकसान नहीं है, वो अभी भी एज इट इज बना रहेगा। और जहाँ तक पेटीएम में अलग अलग दुकानों पे आप पेटीएम साउंड बॉक्स देखते हो जिस पर हमेशा पैसे डिपॉजिट होने की नोटिफिकेशन आती रहती है, उनके नोडल अकाउंट पेटीएम को अब चेंज करने होंगे क्योंकि पेटीएम बैंक का एग्जिस्टेंस आरबीआई ने ख़त्म कर दिया है। तो उनके अकाउंट्स अब वैलिड नहीं रहे क्योंकि उन नोडल अकाउंट्स में ही पेटीएम के थ्रू पैसे मर्चेंट डिपॉजिट होते थे, फिर वो दूसरे बैंक्स में जाते थे। अब यहाँ पर पेटीएम को अपने पेटीएम बैंक के जितने भी अकाउंट हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरे बैंक से टाई अप करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मर्चेंट्स को वो फैसिलिटी वापस से मिल सके।